नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 13वीं क्लास है। 13वीं दोस्तों वाली 13वीं है, आपकी 13 क्लास है इंग्लिश में दोस्तों। 13 क्लास है आपकी। और दोस्तों आपकी 12 क्लासें हो चुकी हैं आपकी सामान्य हिंदी की, GS की और ग्राम समाज एवं विकास की 12 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। उनकी प्ले लिस्ट बन चुकी है, चैनल में जा करके आप देख सकते हैं। इन्हीं से आपके यूपी एक लेखपाल में बहुत से प्रश्न फंसेंगे और यही आपका पैटर्न है यूपी लेखपाल में। दोस्तों क्लास थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ा बिजी होने के कारण दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा आपका अर्पण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अर्पण अर्पण का दोस्तों तद्भव रूप होता है दोस्तों आपका अर्पण। तद्भव हो जाएगा इसका अर्पण। और दोस्तों अन्य विकल्प जैसे आपका कपूर का तत्सम हो जाएगा कर्पूर, और घड़ी का तत्सम हो जाएगा घटिका, तथा ज्येष्ठ का हो जाएगा तत्सम ज्येष्ठ। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हुक्का पानी शब्द में कौन सा समास होगा? तो हुक्का पानी में दोस्तों द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास, और इसका दोस्तों सामासिक पद होता है हुक्का और पानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, अवसर के अनुरूप बदलना नहीं चाहिए। इसमें दोस्तों अंडरलाइन जो अनुरूप लिखा है, इसमें से औपचारों में से कौन सा बनेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुरूप होगा, ना कि अनुरूप होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुरूप। दोस्तों इसमें अनुरूप में दोस्तों शब्द वर्तनीगत शुद्ध है इसमें आपका। और अनुरूप शब्द विशेषण है जिसका अर्थ होता है समान रूप वाला या अनुकूल होता है। अनुरूप के दोस्तों पर्यायवाची याद रख लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपके हम लोग पर्यायवाची और संधि विच्छेद आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका आनुषंगिक, सदृश, समरूप, समान, तुल्य रूप, समान, एक रूप, मिलता जुलता। ये आपके सब अनुरूप के हो जाते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, अछत शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो अछत शब्द का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों आपका अछत। ऑप्शन सी रहेगा आपका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों व्याकरण के अनुसार कुछ शब्द के जो जो होते हैं वचन में परिवर्तन नहीं होता है, और अछत शब्द का बहुवचन आपका अछत ही होगा। आपको ऐसे भी एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्न फंसाने के लिए दे सकता है। तो अर्थ अछत अर्थात जिससे क्षति न पहुंची हो। अछत का अर्थ होता है दोस्तों समूचा या बिना टूटा हुआ। ये आपका इसका वो हो जाएगा, वाक्य बनेगा, अर्थ बनेगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, देव या प्रीत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव या प्रीत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों प्लस देवी प्लस अर्पित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवी प्लस अर्पित। इसका सही उत्तर बनेगा जाकर के आपका। और ये दोस्तों आपका यण संधि का उदाहरण है। आपका देव या प्रीत यण संधि का उदाहरण है। और दोस्तों आपका संधि की बात करेंगे तो दो शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के तीन प्रकार होते हैं दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर तीनों को आपको अलग अलग बताएंगे अर्थ जिनका परिभाषा होगी। जैसे कि स्वर का हो जाए दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको मैं सिंपल बताऊंगा, ये नहीं आपको मार कठिन कठिन आपको समझाऊं, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। दोस्तों स्वर आपका बनेगा जाके, स्वर की परिभाषा होगी स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जो स्वर्ण वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न हो, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए विद्या प्लस अर्थी, आपका विकार उत्पन्न हो रहा तो विद्यार्थी बनेगा जाकर के, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी कहलाएगा आपका। और व्यंजन में दोस्तों एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, वो आपका स्वर में दोस्तों स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण हो गया आपका। और व्यंजन में आपका एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन में मेल विकार उत्पन्न हो तो वह आपका व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे अहम प्लस कार, ये हो जाएगा आपका अहंकार। और विसर्ग में दोस्तों विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जैसे दु प्लस आत्मा तो हो जाएगा दुरात्मा। नेक्स्ट इसके दोस्तों मैं अलग अलग सभी के टॉपिक लेके आऊँगा, तब आपको सही से समझा पाऊँगा। ऐसे आप सही से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग संधि का हो गया, पर्यायवाची हो गए, सबका अलग अलग एक एक टॉपिक लेके आऊँगा तो आपको सही से मैं समझा सकता हूँ। तो छठा प्रश्न, भील शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो भील शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका भीलनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा भीलनी।
और भील जो कि एक शब्द पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग भीलनी होगा। और भील जो होता है दोस्तों इस जंगली जाति का पुरुष होता है और भीलनी भील की स्त्री कहलाती है। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो दोस्तों आपका स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे लड़की, बच्ची, भलाई, श्रीमती, ये आपके सब स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। आपको बताना है दोस्तों इन पंक्तियों में कौन सा रस है। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में दोस्तों आपका रस है श्रृंगार रस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार रस दोस्तों होगा जाएगा इसमें। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आवत पर्यो प्रभात। दोस्तों ये आपने बहुत ही पढ़ा होगा बचपन में। इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा जाकर के आपका सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आवत पर्यो प्रभात। इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण अलंकार है दोस्तों, पंक्ति है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ये पंक्ति है दोस्तों। कि अब दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की होगी, सोहत ओढ़े ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसमें दोस्तों श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरमा संभावना अथवा कल्पना की गई है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा याद करनी तो दोस्तों, जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये दोस्तों इसके बोधक शब्द होते हैं यहाँ पर मनो मानो, मनु मानहू, जानो जनहू, जनु जो, ये जहाँ पर भी आ जाए तो आपका वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ दोस्तों याद रखिएगा, इसकी परिभाषा याद रखिए, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपल दोस्तों, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसका उदाहरण हो जाएगा। और उपमा अलंकार का दोस्तों बनेगा जाकर के आपका, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि सीता का गीता से तुलना की जा रही हो, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है बस। और उदाहरण के लिए सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, वह आपका सब उपमा अलंकार में हो जाता है। रूपक अलंकार का दोस्तों हो जाएगा, जहाँ उपमेय का उपमान के रूप में बताया जाए वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए अपलक नभ नील नयन विशाल, ये आपका रूपक अलंकार होता है। और दोस्तों अलंकार की बात करें कि अलंकार क्या होता है, तो काव्य अथवा भाषा की शोभा बढ़ाने वाले मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहा जाता है। जिसके दोस्तों दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, आपको बताना है दोस्तों इन तीनों में से, जिसमें देखो शेष लगा है, आपको बताना इन तीनों में किसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि कोई त्रुटि नहीं। कि मैं उपेक्षा करता हूँ, या कि ऑप्शन बी में कि तुम यह काम कर लोगे, कि कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों पूरा बोलूँगा मैं एक साथ में, कि मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। तो आपको बताना किसमें त्रुटि है। तो दोस्तों इसमें त्रुटि है आपका मैं उपेक्षा करता हूँ, ऑप्शन ए में त्रुटि है। प्रथम भाग में दोस्तों त्रुटि है कि इसके स्थान पर दोस्तों हो जाएगा कि मैं अपेक्षा करता हूँ, ना कि उपेक्षा करता हूँ। दोस्तों पूर्ण शुद्ध वाक्य बनेगा, मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम ये काम कर लोगे। और अपेक्षा का अर्थ होता है जहाँ पर चाह होता है, जबकि उपेक्षा का अर्थ होता है कि तिरस्कार या निंदा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो तद्भव दोस्तों होगा आपका गौरा, यानी गोरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोरा शब्द एक तद्भव शब्द है, बाकी सब आपके तत्सम है। गोरा का तत्सम शब्द होता है दोस्तों गौर होता है। और गोरा विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है जो बर्फ की तरह सफ़ेद और स्वच्छ हो, गौर वर्णमाला में आता है दोस्तों। और जो अन्य विकल्प हैं आपके, जैसे कि तत्सम, उसका यष्टि का तद्भव हो जाएगा आपका क्षण, और काक का तद्भव हो जाएगा कौवा, और उपल का हो जाएगा तद्भव ओला। नेक्स्ट 11वां प्रश्न,
इसमें आपको मुहावरे लोकोक्तियाँ बतानी है कि इसमें सही चुनकर लिखना है कौन सा होगा इसका। कि दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का क्या बनेगा दोस्तों, इसका सही बन जाएगा आपका अर्थ बन जाएगा परास्त करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का उचित अर्थ बन जाएगा दोस्तों परास्त करना। वाक्य बनेगा दोस्तों कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, यानी परास्त कर दिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अन्य विकल्प जैसे उनका मुहावरा अर्थ बने, जैसे आपके कौन कौन से थे इन्हीं में से, और भी जैसे आपके तो मुहावरा जैसे गुस्से में देखना, इसका अर्थ है दोस्तों, तो ये मुहावरा है दोस्तों आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का अर्थ हो जाएगा गुस्से में देखना। और अगर मगर करना, इसका अर्थ बन जाएगा बहाने बनाना। तथा अंगारे उगलना यानी कि दुर्वचन कहना, ये आपका अर्थ बन जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि मैंने हरि को बुलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। कि मैंने हरि को बुलाया, इस वाक्य में दोस्तों कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने हरि को बुलाया, इस वाक्य में कर्म कारक हो जाएगा। वाक्य में दोस्तों क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह दोस्तों होता है को। याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को, सुना होगा आपने, कर्ता ने कर्म को कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए को के लिए, और अपादान से अलग होना, और संबंध यानी का की के ना नी रे रा री रे, और अधिकरण में आ जाएगा में और पर, तथा संबोधन में हो जाएगा आपका हे अरे। ये 8 प्रकार के होते टोटल दोस्तों आपका। हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसको बस अगर दिन में अगर कह रहे हैं कि 5-6 बार भी अगर रट लें सही से, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। खाली इसको एक प्रकार के जैसे गाना सुनते हैं आप, उसी प्रकार इसको भी याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के ना नी रे रा री रे, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे अरे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में भूतकाल है। आपको बताना है कि किसमें भूतकाल हो जाएगा। तो भूतकाल हो जाएगा दोस्तों आपका मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, ये आपका भूतकाल में हो जाएगा दोस्तों। भविष्यकाल नहीं पूछा दोस्तों, भूतकाल आपका जो पिछला हो चुका है वह आपका भूतकाल में आ जाएगा। प्रेजेंट में दोस्तों हो जाएगा आपका कि वर्षा हो रही है, ये आपका प्रेजेंट में हो जाएगा। और नौकर आया है, ये आपका प्रेजेंट में हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, वैभव का विलोम शब्द छांटिए। तो वैभव का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका दारिद्र्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैभव का विलोम शब्द दारिद्र हो जाएगा। और वैभव को दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ऐश्वर्य, सुख शांति, शान शौकत और धन दौलत, ये आपका वैभव में आ जाएंगे। और दारिद्र के दोस्तों अर्थात इसका होता है गरीब या निर्धन होने की अवस्था। दोस्तों अन्य विकल्प आपके कौन कौन से, जैसे कि गरीबी, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अमीरी। दुख का सुख होता है विचलित का अविचलित। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, इसमें आपको एक वाक्य बताना है कि जिसको त्याग दिया गया हो वो क्या कहलाता है। तो जो जो जिसको त्याग दिया गया वह आपका कहलाता है त्यक्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसको त्याग दिया गया वो त्यक्त कहलाता है। और त्यक्त दोस्तों एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ होता है। और व्यक्त का त्यक्त का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ग्रहित। और अन्य विकल्प दोस्तों जैसे कि त्याज्य का हो जाएगा जिसे त्याग देना उचित हो। वाक्यांश समझना इसका, जिसे त्याग देना उचित हो वह आपका त्याज्य कहलाता है। और विवाद से अलग रहने वाला आपका तटस्थ कहलाता है। और जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्धत रहता है वह आपका तत्पर कहलाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, इसमें भी आपको त्रुटि बतानी है कि इसमें त्रुटि, अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि रेडियो की आविष्कार किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें त्रुटि है दोस्तों आपका ऑप्शन बी में कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये इसका सही उत्तर बनेगा जाके। और शुद्ध वाक्य बनेगा इसमें दोस्तों आपका रेडियो का आविष्कार किसने किया, ना कि दोस्तों रेडियो की आविष्कार किसने किया। और आविष्कार का अर्थ होता है दोस्तों नवनिर्माण होता है, और जबकि उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म या उत्पादन होना। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, इसमें आपको नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनकर लिखिए कि एक अनार 100 बीमार। तो एक
अनार 100 बीमार का हो जाएगा दोस्तों आपका अल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी। यानी देखा होगा आपने, उदाहरण के लिए दोस्तों, आजकल नौकरी में जगह कम होती है और उसको पाने वाले अनेक। ये तो वही बात हो गई कि एक अनार 100 बीमार। आप दोस्तों खुद ही देखा होगा कि मैंने अभी एक वैकेंसी देखी दोस्तों, उसमें मात्र 100 वैकेंसी के आसपास थी टोटल। उसमें दोस्तों फॉर्म पड़े थे कम से कम 12.5 लाख के आसपास। इससे आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कितने चरम पर है। और सरकारें क्या हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए आपको सिर्फ लड़ाने का काम करती हैं। और कुछ युवा भटक जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि क्या करना है। लोग खाली रील देख देख के मज़ा लिया कर टाइम पास करते हैं। इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ एक बार आपकी नौकरी लग गई तो आपको सब पूछेंगे, लेकिन आप फिर रील ही देखते रह जाएंगे। बुरी बात मैं जो बोल रहा हूँ, लगता है बहुत लोगों को बुरी लग सकती है। समझ लीजिए कि मैं कितने इसमें 100+ वीडियो पड़ चुकी हैं, लेकिन लोग इसमें वीडियो देखने का अगर कोई टिकटॉक या कोई और होता तो लोग देखने धड़ाधड़ देखते चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो लोग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मनोरंजन नहीं हो रहा है इसमें। उनको मनोरंजन चाहिए, पढ़ना नहीं है इनको। अधिकतर को मनोरंजन चाहिए, तो लेते रहिए मनोरंजन। जिस दिन ज़िंदगी मनोरंजन लेगी तो उस दिन समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, कुसंग का ज्वर बुद्धि का करता है। यानी कि आपको इसमें फिलिंग द ब्लैंक भरना है दोस्तों, आपका रेगिस्तान भरना है कि कुसंग का ज्वर बुद्धि करता है। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्षय करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्षय करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ क्षय होगा आपका। क्षय दोस्तों पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है नाश, क्षय रोग या यक्षमा रोग। और बुद्धि दोस्तों होती है समझ, अकल, मनीषा को कहते हैं आप। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका सफरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मछली शब्द का सफरी हो जाएगा। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द बनेंगे आपके मकर, मीन, मृत्स्य, जल, जीवन आदि। तथा अन्य विकल्प दोस्तों आपके जैसे धात्री हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा माता, जननी, माँ, प्रसु, मैया, महतारी, माई। और भामा का हो जाएगा आपका स्त्री, औरत, महिला, नारी और अबला। तथा संकुत को हो जाएगा खग, चिड़िया, परेवा, पंखी, नवचर, अंडज और विहग। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको अनेक अर्थी शब्द दिए गए, एक शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है कि कंटक का कांटा होता है तो दूसरा क्या बनेगा। कंटक का दोस्तों कांटा होता है, दूसरा बनेगा जाकर के आपका दोष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंटक का अर्थ होता है दोष। और इसके अन्य शब्द हो जाएंगे दोस्तों विघ्न, कीलक और कील आदि। और जो अन्य विकल्प हैं जैसे आपके तेज, उसका हो जाएगा कौशल, शोभा, कला आदि। और कर्तन का हो जाएगा अनेकार्थी शब्द काटना, कातना, कतरना आदि। तथा कटिक के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे कमर, हाथी और आदि। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, एक वाक्यांश आपको बताना है कि इसमें आपको एक वाक्य क्या बनेगा कि जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो। तो जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो वह आपको कहलाएगा निरीह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों निरीह जो कि एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है इच्छा एवं तृष्णा से रहित, उदासीन, विरक्त। और निरीह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे दोस्तों बेसहारा, लाचार, अनाथ और मजबूर आदि। तो अन्य विकल्प दोस्तों आपके जैसे निशीथ, इसका हो जाएगा आपका रात्रि की मध्य भाग का समय, ये वाक्यांश होता है दोस्तों। और निर्बल का हो जाएगा जिसके पास शक्ति का अभाव हो, वह आपका निर्बल कहलाता है। और निडर का हो जाएगा जो किसी से न डरे, वह आपका निडर कहलाता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसका दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा मकड़ी जाला बुन रही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मकड़ी जाला बुन रही है। और अन्य में दोस्तों आपकी व्याकरण संबंधी और रचना संबंधी त्रुटि हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा होगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों इसमें मेरे प्राण निकल रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं। और दोस्तों अन्य वाक्यों में आपका सर्वनाम एवं क्रिया संबंधी अशुद्धि है। और दोस्तों प्राण शब्द जो है आपका सदा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसके साथ क्रिया रहे है उचित है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक भरना यानी रिक्त स्थान भरना है कि दूर तक फैलने वाले अत्यधिक नाशक आग कहलाती है। तो दूर तक फैलने वाले अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्न प्रश्नों में अनेक अर्थ शब्द दिए गए, एक शब्द के साथ ही लिखा दूसरा अर्थ आपको बताना है कि उरु का जांग हो जाएगा, दूसरा क्या बनेगा। उरु का जांग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका श्रेष्ठ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उरु शब्द का एक अर्थ दोस्तों जांग है और दूसरा अर्थ श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा ये शब्द विशाल के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। और जो अन्य विकल्प में आपका उठा हुआ, इसका बनेगा आपका अनेकार्थी शब्द उच्च, जोर का और बड़ा। तथा बादल का अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे उड़नक और भेड़ा। और लोभ का हो जाएगा उड़ा, कमी और घाटा। आई होप आप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।